स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ यूनिट में क्रिया के बारे में। अभी तक हमने कुछ आसन्स या पोस्चर्स पढ़े थे, तो आज हम पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिया जो है बेटा, इन दिस यूनिट वी आर डिस्कसिंग अग्निसार। ठीक है, तो हम इस वाली यूनिट में यानी कि फोर्थ यूनिट में कौन सी क्रिया के बारे में पढ़ेंगे? अग्निसार के। ठीक है, कंटिन्यू द प्रैक्टिस ऑफ त्राटक विच हैज़ बीन डिस्कस्ड इन यूनिट 2। तो बेटा जो हमने क्रिया पढ़ी थी, एक और त्राटक पढ़ी थी, ठीक है, जो कि यूनिट 2 में थी, तो उसको भी कंटिन्यू कर सकते हो साथ साथ। ठीक है, तो अब अग्निसार के बारे में पढ़ते हैं कि ये कैसे की जाती है। तो अग्निसार जो है बेटा इज कंसिडर्ड ए यौगिक क्रिया। ठीक है, तो ये एक यौगिक क्रिया है। इन संस्कृत अग्नि मीन्स क्या होता है? फायर, सब जानते हैं। और सार मीन्स क्या होता है? असेंस। ठीक है, किसी भी चीज़ का निचोड़ कह सकते हो। सार बोलते हैं ना, जैसे भाई गीता का सार सुना होगा आपने, या फिर किसी भी पाठ का सार सुना होगा। तो वो क्या होता है? एक तरीके से असेंस, किसी भी चीज़ का निचोड़ जो होता है, प्योर जो होता है। सारी बात मतलब एक तो तुम पूरी चीज़ पढ़ो और एक तुम उसको मतलब कि एक नोट्स के रूप में पढ़ लो, तो वो एक सार होता है। ठीक है, द असेंस ऑफ द फायर। ठीक है, तो जो असेंस ऑफ फायर है वो क्या होता है? डाइजेस्टिव प्रोसेस के अंदर इसी तरीके का होता है। तो इज सपोज टू बी लोकेटेड इन द नेवल रीजन। तो जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होती है वो हमारी कहाँ पर होती है? तो वो होती है हमारी नियर बाय नेवल रीजन के अंदर। ठीक है, लोकेटेड होती है। तो दिस प्रोसेस रेगुलेट डाइजेस्टिव प्रोसेस। तो अगर हम ये अग्निसार प्रक्रिया मतलब कि प्रोसेस को या क्रिया को करते हैं, तो ये किसको रेगुलेट करती है बेटा? हमारी डाइजेस्टिव प्रोसेस में हेल्प करती है। ठीक है, यानी कि उसको इम्प्रूव करती है कुल मिला के। तो ये क्रिया बेटा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इसमें यूनिक चीज़ें मिलेंगी, तो इसको अच्छे से करना है। इस पे क्वेश्चंस जरूर बनेंगे, हो सकता है किसी ना किसी स्टूडेंट्स के में तो आ ही जाए। सभी का सेम नहीं होगा, सभी के में अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे हर बार। ठीक है, तो इसके लिए ध्यान से सुनना, क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपके में आ जाए। ठीक है, लेट अस परफॉर्म अग्निसार बाय फॉलोइंग द स्टेप्स गिवन बिलो। स्टार्टिंग पोजीशन क्या है? सिट इन एनी कंफर्टेबल पोजीशन, कीप द हैंड्स ऑन द नीज एंड एक्सेल कंप्लीटली। तो बेटा आप इसमें देख ही रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या दिखाया? खड़े, स्टैंडिंग पोजीशन में। लेकिन इसको बैठकर भी किया जा सकता है, जैसे कि आपने टीवी वगैरह में भी इसको देखा होगा। ठीक है, तो बैठ के भी करते हैं इसको, खड़े होके भी करते हैं। अगर खड़े होके कर रहे हैं तो क्या करना है बेटा? आपको पहले खड़े हो जाना है सीधे, फिर अपने नीज़ को बेंड करके अपने हैंड्स को अपने नीज़ पर रखना है। ठीक है, और फिर एक्सेल कर देना है कंप्लीटली, मतलब कि बिल्कुल ही एक्सेल कर देना है, मतलब कि प्रेशर के साथ एक्सेल कर दोगे। ठीक है, फिर क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट करना है और एक्सपेंड करना है एब्डोमिनल मसल्स को रैपिडली एज लॉन्ग एज यू आर कंफर्टेबल वाइल रिटेनिंग द ब्रेथ आउटसाइड। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला है कि जब आप ऐसे कर दोगे बेटा और नीज बेंड करने के बाद, तो कॉन्ट्रैक्ट करना है आपको अपनी एब्डोमिनल मसल्स को, मतलब कि एक्सपेंड करना है। कुल मिला के आपने देखा भी होगा, जैसे रामदेव बाबा को करते हुए भी देखा होगा कि वो ऐसे अपने जो एब्डोमिनल का पार्ट है या रीजन है उसको हिलाते हैं। ठीक है, वो ऐसे अंदर बाहर हिलती है। तो इसी तरीके से इनको मसल्स को रैपिडली जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, जितनी देर तक आप कर सकते हो कंफर्टेबली, और अपने सांस को बाहर रोकते हुए। ठीक है, इसमें सांस नहीं लेना है, बाहर रोक देना है, प्रॉपर कंप्लीटली एक्सेल करके सांस रोक के फिर इस क्रिया को करना है जब तक आप कर सकते हो। फिर क्या करना है? देन स्लोली ब्रीथ इन। फिर आपको धीरे से क्या करना है? ब्रीथ करना है। ठीक है, और इसको आप 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हो। तो बेटा इसमें जो डूज डोंट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से पढ़ना। तो इट इज़ एडवाइजेबल टू प्रैक्टाइज इट ऑन दी कम्प्लीटली एम्प्टी स्टमक। तो बेटा ये कम्प्लीटली एम्प्टी स्टमक में करना चाहिए। एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, पूछ सकते हैं ऐसी कौन सी क्रिया है? क्रिया तो बेटा हम पढ़ चुके हैं कि जितनी भी क्रियाज होती हैं वो क्लींजिंग प्रोसेस होती हैं। ठीक है, तो उनको हमें हमेशा स्टमक जब हमारा एम्प्टी हो हमें तभी परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, कीप द एब्डोमिनल मसल्स रिलैक्स्ड। और जो हमारी एब्डोमिनल मसल्स होती है उनको रिलैक्स रखना है। ठीक है, स्टिफ नहीं करना है, मतलब उनको अकड़ाना नहीं। जैसे कई बार आप देखते होगे डॉक्टर्स के पास जाते हो, अगर वो इंजेक्शन लगाते हो तो आप क्या करते हो? अपने हैंड्स को इन सबको टाइट कर लेते हो एकदम, तो इससे क्या होता है? अकड़ापन आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो आपको नहीं करना है। ठीक है, डू नॉट प्रैक्टाइज इट आफ्टर मील्स। और बेटा अभी बात की हमने कि एम्प्टी स्टमक से करना है, तो इसका मतलब तो ये है ही कि खाना खाने के बाद इसको प्रैक्टिस करनी नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। डू नॉट स्ट्रेन दी एब्डोमिनल मसल्स टू मच। और बेटा जो एब्डोमिनल मसल्स हैं उनको ज़्यादा मतलब कि स्ट्रेन नहीं खींचना, उन पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालना, उन पर ज़्यादा खिंचाव नहीं डालना है। ठीक है, अब बेनिफिट्स क्या है इसके? इट स्ट्रेथन्स दी एब्डोमिनल मसल। तो कुल मिलाकर ये सारा घूम फिर के एब्डोमिनल मसल्स पे आ रहा है, क्योंकि वहीं से हम क्या कर रहे हैं? इस प्रोसेस को कर रहे हैं। ठीक है, और नर्व्स को भी, और स्टिमुलेट करता है एपेटाइट। तो बेटा ये दूसरी बार आया, एक बार और आ चुका है एक आसन, उसका नाम आप मेरे को बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, अगर आपने वो वीडियोज़ देखी होंगी। वो कौन सा है जिसमें क्या करता है? एपेटाइट को अच्छा करता है या स्टिमुलेट करता है, और रिड्यूस दी कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, और ये कॉन्स्टिपेशन के तो काफ़ी आ चुके हैं। पवन मुक्त आसन आ गया, उत्तान पदासन आ गया। ठीक है, और इट एलिवेट्स दी डलनेस एंड डिप्रेशन। और बेटा जो ये डलनेस और डिप्रेशन होती है इनको भी ये दूर करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, लिमिटेशन क्या है बेटा अब इसकी?
कि पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिजीज, पेप्टिक अल्सर्स एंड क्रोनिक डायोरिया। ठीक है, तो ये वाली यूनिक आई है, ये ध्यान देना है। यहाँ से पूछा जा सकता है अगर क्रोनिक डायोरिया हो रहा है तो आपको कौन सी क्रिया नहीं करनी है। ठीक, क्रिया कौन सी नहीं करनी है, शुड नॉट परफॉर्म दिस क्रिया, तो उनको ये वाली क्रिया परफॉर्म नहीं करनी है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ, और इसकी बेटा काफ़ी सारी लाइन्स इंपॉर्टेंट थी और यूनिक भी है ये, और दूसरी बात की क्रिया भी है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना है, समझ लेना है। अब बेटा ये प्राणायाम था जो अनुलोम विलोम, हम ये अपना यूनिट 3 में भी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप वहाँ से भी इसको अच्छे से समझ सकते हो और उम्मीद करती हूँ समझ भी लिया होगा। और नेक्स्ट जो है बेटा शीतकारी प्राणायाम, उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।